Hello dear viewers, Assalamu alaikum. This is me Farmanullah Khan and you are watching my YouTube channel Nursing with Farman. आज की हमारी वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए इंतहाई अहम है जो कि रिसर्च करना चाहते हैं लेकिन उनको डिफरेंट डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं कि हमने रिसर्च पे स्टार्ट किस तरह लेना है, रिसर्च टॉपिक कैसे सेलेक्ट करेंगे, रिसर्च के स्टेप्स कौन कौन से हैं और उन स्टेप्स को किस तरह फॉलो करना है। तो आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को डिटेल के साथ बताएंगे कि आप लोगों ने रिसर्च पे स्टार्ट कैसे लेना है, रिसर्च के स्टेप्स कौन कौन से हैं और उन स्टेप्स को आप लोगों ने किस तरह फॉलो करना है। लिहाजा रिसर्च के बारे में डिटेल के साथ जानने के लिए और एक अच्छा रिसर्च कंडक्ट करने के लिए ज़रूरी है कि आप लोग हमारी वीडियो को एंड तक देख लें ताकि आप लोगों के जहन में रिसर्च से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो वो क्लियर हो सके। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं रिसर्च स्टेप्स की इस वीडियो को। ये हमारे पास रिसर्च के स्टेप्स हैं जिसमें हम हर एक को डिटेल के साथ एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों को थोड़ा बैकग्राउंड दे दें कि रिसर्च किसे कहते हैं और एक पर्सन या एक स्टूडेंट रिसर्च क्यों करता है, रिसर्च क्यों ज़रूरी है हमारे लिए, या ये जो दुनिया में रिसर्च हो रहे हैं तो ये क्यों ज़रूरी है, इसका पर्पस क्या होता है। सबसे पहले हमारे पास है रिसर्च। रिसर्च का मतलब क्या है? टू सर्च अगेन और टू एग्जामिन केयरफुली, कि जब किसी चीज़ को जो एग्जिस्टिंग नॉलेज हमारे पास है इसको क्या करते हैं, इसमें हम अगेन एंड अगेन सर्चिंग करते हैं, जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसको रिफाइन करते हैं, उसको वैलिडेट करते हैं कि आया उसमें कितने जो हैं वो अच्छी चीज़ें हैं, कितने उसमें गलत चीज़ें हैं और उसको हमने किस तरह ठीक करना है। या रिसर्च के थ्रू हमारे पास न्यू नॉलेज आता है तो एग्जिस्टिंग नॉलेज को वैलिडेट करने के लिए, रिफाइन करने के लिए या न्यू नॉलेज हासिल करने के लिए हम क्या करते हैं, हम रिसर्च करते हैं। किसी भी चीज के लिए एम्पेरिकल बेसिस प्रोवाइड करना, जिस तरह एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस होता है हमारे पास कि हम नर्सिंग में जो प्रैक्टिस करते हैं तो इसके बिहाइंड रिसर्च मौजूद हैं। हम खुद से कोई भी प्रैक्टिस नहीं करते, प्रैक्टिस हमेशा वो होता है जो ऑलरेडी प्रूफ होता है थ्रू रिसर्च या थ्रू थ्योरी। सही है, तो इसको कहते हैं एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। तो किसी भी प्रैक्टिस के लिए एविडेंस के लिए जो हम बनाते हैं या एविडेंस ढूंढते हैं तो उसके लिए भी हमारे पास रिसर्च बहुत ज़रूरी है। मैं आपको सिंपल मिसाल दूं कि हम कहते हैं कि बेडसोर को प्रिवेंट करने के लिए हमने पेशेंट की पोजीशन चेंज करनी होती है टाइम टू टाइम। अब ये कहाँ से ये नॉलेज हमारे पास आई कि बेडसोर प्रिवेंट होगा अगर हम पेशेंट की पोजीशन चेंज करेंगे? ये आया है हमारे पास रिसर्च से। तो रिसर्च एविडेंस प्रोवाइड करता है हमारे प्रैक्टिस को, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस के लिए रिसर्च बहुत ज़रूरी है। तो अभी आप लोगों का जहन क्लियर होगा कि ये जो हम फाइनल सेमेस्टर में रिसर्च करते हैं तो इसका पर्पस क्या होता है, या जो दुनिया में रिसर्च हो रहे हैं तो ये क्यों हो रहे हैं। इसलिए कि हमारे पास एग्जिस्टिंग नॉलेज रिफाइन हो सके, हमारे पास न्यू नॉलेज आ सके, हमारे पास जो इशू आ रहे हैं उनको हम सॉल्व कर सके, जो प्रॉब्लम आ रहे हैं उनका सलूशन ढूंढ लें। जितनी भी प्रैक्टिस हमारे पास होते हैं हर एक प्रैक्टिस का रेशनल हो, रीजन हो, एविडेंस हो, तो ये तमाम चीज़ों के लिए रिसर्च बहुत ज़रूरी है। और ये रिसर्च के पर्पस होते हैं कि हम क्या करें, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करें। मिसाल के तौर पे कोविड आया था, कोविड-19, तो उसके लिए रिसर्च हुआ, वैक्सीन बन गए। क्यों? क्योंकि ये प्रॉब्लम थी, वैक्सीन नहीं थे, तो उसके लिए रिसर्च हुए और हमारे पास वैक्सीन आ गए। किसी भी प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढने के लिए आइडेंटिफाई अ गैप, हम कहाँ पे गैप ढूंढ लें कि देखो ये जो चीज़ हो रही यहाँ पे कहाँ पे खामी है, उस खामी को ढूंढने के लिए रिसर्च होता है। और जब खामी हमें पता चल जाती है फिर उस खामी को पूरा करने के लिए, उस गैप को पूरा करने के लिए भी हम रिसर्च करते हैं। सही है, कि हमारे पास सलूशन आ सके। टू फाइंड व्हाट इशू एंड वेयर, ये फाइंड के लिए कि आपके पास इशू क्या है, इशू कहाँ पे हैं, कौन इन्वॉल्व है उस इशू में,
उस इशू की वजह से कौन कौन से मसले आ रहे हैं, तो ये तमाम चीज़ें फाइंड करने के लिए भी हम क्या करते हैं, हम रिसर्च करते हैं। तो रिसर्च क्यों होता है, किस लिए होता है और रिसर्च क्या है, ये अब आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। ये हमारे पास रिसर्च के स्टेप्स हैं, एक एक करके अब हम एक्सप्लेन करेंगे। जब भी आप रिसर्च परफॉर्म करोगे, ये तमाम के तमाम स्टेप्स आप लोगों ने फॉलो करने हैं। डिपेंड करता है आपके रिसर्च टाइप पे, सही है। उनकी सीक्वेंस तरतीब चेंज हो सकती है, लेकिन मैक्सिमम यही स्टेप आप लोगों ने फॉलो करने होंगे। अब एक एक करके इन स्टेप्स को हम एक्सप्लेन करेंगे, तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि रिसर्च प्रॉब्लम किसे कहते हैं, लिटरेचर रिव्यू क्या है, स्टडी फ्रेमवर्क क्या है, किसी रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन क्या होते हैं, हाइपोथेसिस क्या होता है, वेरिएबल, डिज़ाइन, पॉपुलेशन, सैंपल, डेटा कलेक्शन। तो ये तमाम के तमाम स्टेप्स आपको क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले हमारे पास है रिसर्च टॉपिक। अक्सर स्टूडेंट को टेंशन होती है, उनको प्रॉब्लम होती है रिसर्च टॉपिक सेलेक्ट करने में। देखो, जब आप रिसर्च टॉपिक सेलेक्ट करोगे, इसको रिसर्च प्रॉब्लम भी कहते हैं। सबसे पहले जो आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, मिसाल के तौर पे मैं नर्सिंग स्टूडेंट्स पे करना चाहता हूँ, मैं नर्सिंग स्टाफ पे करना चाहता हूँ, मैं आम पीपल्स पे करना चाहता हूँ, मैं पेशेंट पे करना चाहता हूँ, तो आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है। कार्डियोलॉजी में करने चाहते हो, आईसीयू नर्सिस पे, इमरजेंसी पे, किसी और वार्ड में, किसी किडनी पेशेंट में, तो डिपेंड करता है आपके इंटरेस्ट पे। तो सबसे पहले जब आपका किसी साइड पे इंटरेस्ट हो, उसके बाद आप टॉपिक वो सेलेक्ट करोगे, वो प्रॉब्लम सेलेक्ट करोगे जो इमर्जिंग प्रॉब्लम हो, जिस पे काम ना हुआ हो, कम से कम आपके एरिया में उस पे काम ना हुआ हो, सही है। वो एक यूनिक टॉपिक, यूनिक प्रॉब्लम हो, तो आप उस पे क्या करते हैं, उस पे आप फिर रिसर्च कर सकते हैं। आपका रिसर्च टॉपिक स्पेसिफिक होना चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर मैं फाइंड करना चाहता हूं कि स्ट्रेस एंड एंजाइटी नर्सिस में, तो मैं कहूँगा कि असेसमेंट ऑफ स्ट्रेस एंड एंजाइटी एमंग नर्सिस ऑफ फलां हॉस्पिटल। मैं हॉस्पिटल का नेम मेंशन करूंगा। अगर 2-3 हॉस्पिटल हैं तो मैं उनका जो कंबाइन है, मिसाल के तौर पे टर्शियरी केयर हॉस्पिटल हैं तो मैं टर्शियरी केयर हॉस्पिटल ऑफ पेशावर उस एरिया का मैं मेंशन करूंगा, ताकि मेरे टॉपिक से रीडर को पता चल सके कि ये जो रिसर्च ये कहाँ पे हुआ है, ये रिसर्च या ये प्रॉब्लम किस एरिया पे है। तो आप लोगों ने रिसर्च टॉपिक इस तरह सेलेक्ट करना है। रिसर्च टॉपिक के लिए आप डिफरेंट आर्टिकल्स पढ़ लेते हो उस एरिया के मुताबिक, तो वो पढ़ने के बाद आप लोगों का माइंड और भी क्लियर हो जाता है और आप लोगों को और भी हेल्प मिल जाती है कि रिसर्च टॉपिक आप लोगों ने कौन सा सेलेक्ट करना है। लेकिन जो मैंने रिक्वायरमेंट्स बता दी वो आप लोगों को पता होने चाहिए कि आपका रिसर्च टॉपिक जो है वो स्पेसिफिक होना चाहिए, वो इमर्जिंग न्यू टॉपिक होना चाहिए, वो आपके पास एक नॉवल यूनिक प्रॉब्लम होनी चाहिए, सही है। जब आप रिसर्च टॉपिक लिख लेते हो, इसके बाद रिसर्च पर्पस और सिग्निफिकेंस की बात आती है कि चलो आप तो एक टॉपिक या प्रॉब्लम पे रिसर्च कर रहे हो, उसका पर्पस क्या होगा, क्या सिग्निफिकेंट होंगे आपके स्टडी के। मिसाल के तौर पे अगर मैं स्ट्रेस एंड एंजाइटी देखना चाहता हूं नर्सिंग स्टूडेंट्स में, सही है, तो इसका सिग्निफिकेंस क्या होंगे। इसके सिग्निफिकेंट ये हो सकते हैं कि इससे मुझे पता चलेगा कि आया इन स्टूडेंट्स को स्ट्रेस होता है या नहीं होता। अगर होता है तो इस स्ट्रेस की वजह से उनको कौन कौन से प्रॉब्लम्स होते हैं, मतलब उनकी स्टडी इफेक्ट होती है, उनकी पर्सनल लाइफ इफेक्ट होती है। तो इसके लिए फिर आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए फिर आप सेशन वगैरह अरेंज कर सकते हैं, साइकोलॉजिस्ट वगैरह, उसका आप कह सकते हैं कि साइकोलॉजिस्ट वगैरह होने चाहिए नर्सिंग कॉलेज में। तो आप लोगों ने अपनी रिसर्च का पर्पस और सिग्निफिकेंस लिखने होते हैं कि आप ये क्यों करना चाहते हैं। इसके साथ हम रेशनल भी लिखते हैं कि आप
क्यों ये रिसर्च करना, आपके पास ऐसा कौन सा रीजन है, आपने रीजन देना होता है कि ये मैं क्यों रिसर्च कर रहा हूं इस टॉपिक पे, आया उस एरिया में रिसर्च नहीं हुए, उस रिसर्च से क्या फायदा होगा, तो ये चीजें आपने यहां पे लिखनी होती हैं। सेकंड जो कि आपके रिसर्च का पर्पस, उसके सिग्निफिकेंट और रेशनल आप देते हैं कि ये मैं क्यों कर रहा हूं रिसर्च। नेक्स्ट स्टेप जो हमारे पास है वो है लिटरेचर रिव्यू। देखो, जब भी हम किसी टॉपिक पे रिसर्च करेंगे तो उसमें एक लिटरेचर रिव्यू भी हमारे पास रिसर्च का एक स्टेप है। लिटरेचर रिव्यू हम किस तरह करते हैं, लिटरेचर रिव्यू कहते हैं लिटरेचर का रिव्यू करना। लिटरेचर कहते हैं रिसर्च हो गया, बुक्स वगैरह हो गए, पब्लिश आर्टिकल या नॉन पब्लिश आर्टिकल जो हमारे पास हो गए। तो लिटरेचर रिव्यू में ऐसा होता है कि सबसे पहले आप लिटरेचर रिसर्च को वो डाउनलोड करोगे, आर्टिकल्स वगैरह डाउनलोड करोगे। वो कहाँ से हम ढूंढ सकते हैं, पबमेड से हम ले सकते हैं, गूगल स्कॉलर हमारे पास हैं, सिनाल है, और भी डिफरेंट हमारे पास ऐप हैं, वो डिफरेंट वेबसाइट हैं, वहाँ से हम आर्टिकल्स को ढूंढ सकते हैं, वहाँ से हम आर्टिकल सेव कर सकते हैं अपने पास, और फिर उनका हमने रिव्यू करना होगा। आप अपने टॉपिक रिलेटेड अगर आर्टिकल सर्च करोगे, सेव करोगे, उनका रिव्यू करोगे, तो वो रिसेंट 5 ईयर्स के होने चाहिए। हाँ, अगर 5 ईयर के आपको नहीं मिल रहे, या कोई जो है आपका इस तरह का रिसर्च है कि उस पर रिसेंट कोई स्टडी नहीं हुई, तो आप फिर 6 to 7, 8, 10 ईयर्स वाले ले सकते हैं। लेकिन प्रीवियस 5 सालों में जो आपके टॉपिक पे रिसर्च हुआ है, आपने वही आर्टिकल, आपके टॉपिक रिलेटेड जो रिसर्च हुआ है, आपने वही टॉपिक अपने पास डाउनलोड करने हैं और उनका लिटरेचर रिव्यू लिखना है। वो जो सोर्स हैं आपके पास, वो जो आर्टिकल हैं, उसकी आपने प्रॉपर एवैल्यूएशन करनी होगी, उसका मेन थीम लिखना होता है, उसके जो रिजल्ट्स होते हैं, डिबेट्स, वो लिखने होते हैं, और उसका गैप लिखना होता है कि कहाँ पे उनका गैप रह चुका है। तो ये 3 चीज़ें आपने किसी भी आर्टिकल की लिखनी होती हैं। लिटरेचर रिव्यू में आप डिफरेंट लिटरेचर्स का रिव्यू दोगे, सही है। सिंपल ये नहीं कि आपने एक आर्टिकल को रिव्यू किया, नहीं, आपने डिफरेंट लिटरेचर्स जो हैं उनका रिव्यू देना होता है, जो कि एक पार्ट है आपके रिसर्च का। और हर एक पार्ट जो आपने किसी लिटरेचर का रिव्यू किया हो अपने अल्फाज में, लेकिन बात उसकी होनी चाहिए, तो उसको फिर आप इंटेक्स साइटेशन दोगे, मतलब रेफरेंसेस वगैरह उसके आपने देने हैं, सही है, जो आगे हम एक्सप्लेन करेंगे। इसके बाद आ जाता है स्टडी फ्रेमवर्क। स्टडी फ्रेमवर्क आप इंक्लूड कर सकते हो या नहीं कर सकते, आपकी मर्जी, मतलब अगर नहीं करना चाहते। लेकिन स्टडी फ्रेमवर्क इसे कहते हैं कि आपकी जो स्टडी है या रिसर्च है, ये कौन सी थ्योरी के बेस पे है। मिसाल के तौर पे अगर मैं इन्फेक्शन वगैरह पे बात करता हूं या उस पे रिसर्च करता हूं, तो मेरे बिहाइंड थ्योरी कौन सी होगी, फ्लोरेंस नाइटिंगेल की, क्योंकि फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने इन्वायरमेंट पे फोकस किया, इन्वायरमेंट सैनिटेशन वगैरह पे फोकस किया, इन्फेक्शन कंट्रोल पे फोकस किया। तो क्या होता है कि वो थ्योरी मेरे उसको रिसर्च को गाइड करती हैं, स्टेप बाय स्टेप मुझे फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती हैं। तो आपके रिसर्च का एक फ्रेमवर्क होना चाहिए। अगर आप कोई थ्योरी आपके रिसर्च को गाइड कर रही हैं तो आप उसको मेंशन करोगे। इसके बाद बात आ जाती है रिसर्च ऑब्जेक्टिव की, कि मतलब आप इस रिसर्च में कौन से ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाहते हो। तो ऑब्जेक्टिव की मैं अगर आपको मिसाल दूं, अगर मैं कहना चाहता हूं कि सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ नर्सिंग स्टूडेंट विद एकेडमिक परफॉर्मेंस, ये दोनों के दरमियान मैं एसोसिएशन देखना चाहता हूं कि मतलब जो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस होता है वो उसके एजुकेशन को किस तरह इफेक्ट करता है। ये मेरे पास एक टॉपिक है या एक रिसर्च प्रॉब्लम है, सही है। तो इसकी ऑब्जेक्टिव इस तरह हो आएगी कि टू फाइंड द एसोसिएशन बिटवीन सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस एंड एकेडमिक परफॉर्मेंस। ये आपके पास ऑब्जेक्टिव बन जाएगी। आपकी रिसर्च में एक से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव कम से कम एक लाजमी होनी चाहिए। और वो ऑब्जेक्टिव जो नॉर्मल हमारे पास ऑब्जेक्टिव के रूल्स हैं कि ऑब्जेक्टिव आपके पास स्मार्ट होना चाहिए, मतलब वो ऑब्जेक्टिव स्पेसिफिक भी हो, मेजरेबल भी हो, आप उसको अचीव भी कर सकते हो, वो रियलिस्टिक भी हो, वो टाइम बाउंडिंग भी हो।
मतलब कि सामने वाले को समझ आ सके ना कि इस रिसर्च का ऑब्जेक्टिव क्या है। दूसरा आया वो आपका स्पेसिफिक टाइम जो मिल चुका है उसमें वो ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव ये होता है और आप लोगों ने लाजमी अपने रिसर्च से रिलेटेड एक ऑब्जेक्टिव लिखना है। मैंने आप लोगों को मिसाल दे दी। इसके बाद आपके पास रिसर्च क्वेश्चन है, तो वही अगर हम मिसाल दे के एसोसिएशन अगर हम चेक करते हैं सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस का उसके साथ एजुकेशन के साथ या एकेडमिक परफॉर्मेंस के साथ, तो उसका क्वेश्चन इस तरह बनेगा कि व्हाट इज एसोसिएशन ऑफ सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस विद एकेडमिक परफॉर्मेंस। कौन सा एसोसिएशन है या उसके दरमियान एसोसिएशन है या नहीं है, तो ये आपका रिसर्च क्वेश्चन बनेगा। तो हर एक पर्सन का रिसर्च क्वेश्चन उसके टॉपिक रिलेटेड बनता है। मिसाल के तौर पे अगर मैं क्रॉस सेक्शन स्टडी कर रहा हूं, मैं प्रिवेलेंस देखता हूं एंजाइटी का एमंग पेशेंट, तो मेरा क्वेश्चन क्या होगा कि व्हाट इज अ प्रिवेलेंस ऑफ एंजाइटी एमंग पेशेंट्स, कि उनमें कितना प्रिवेलेंस है या आइदर उनमें एंजाइटी है या नहीं है। तो ये आपकी क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो रिसर्च क्वेश्चन एक से ज्यादा भी हो सकते हैं या एक होते हैं और ये डिपेंड करता है आपने ऑब्जेक्टिव्स पे। मतलब जो आपका ऑब्जेक्टिव होगा वही आप क्वेश्चन के फॉर्म में लिखोगे ना, जो आपने फाइंड करना है। इसके बाद बात आ जाती है हमारे पास रिसर्च हाइपोथेसिस की। तो हाइपोथेसिस हमारे पास आप लोगों ने पढ़ा होगा ऑलरेडी। हाइपोथेसिस किसे कहते हैं? एक नल हाइपोथेसिस होता है, एक अल्टरनेट हाइपोथेसिस, अल्टरनेट को रिसर्चर हाइपोथेसिस भी कहते हैं। तो हाइपोथेसिस अगर आपके रिसर्च में है सही है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। लेकिन रिसर्च हाइपोथेसिस हमारे पास क्या होता है, मिसाल के तौर पे अभी हमने आपको बताया कि सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस का एसोसिएशन एकेडमिक परफॉर्मेंस के साथ। तो हाइपोथेसिस इस तरह बनता है कि आप कहोगे कि सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस का एकेडमिक परफॉर्मेंस के साथ कोई एसोसिएशन नहीं है, ये आपका नल हाइपोथेसिस बनेगा। रिसर्चर हाइपोथेसिस क्या होगा कि नहीं एसोसिएशन है, फिर आप फाइंड करते हो, अगर एसोसिएशन आपके पास आ गया तो हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर लेते हैं। तो रिसर्च हाइपोथेसिस हर एक स्टूडेंट का उसके टॉपिक के मुताबिक बनता है, सही है। मिसाल के तौर पे अगर मैं देखना चाहता हूं कि जो यूनिवर्सिटी की न्यू पॉलिसी है इसका स्टूडेंट के परफॉर्मेंस या जीपीए पे कितना इफेक्ट है, तो मैं कहूंगा कि न्यू पॉलिसी का स्टूडेंट के जीपीए पे कोई इफेक्ट नहीं है, ये नल हाइपोथेसिस बनेगी। इसका अल्टरनेट हाइपोथेसिस या रिसर्चर हाइपोथेसिस क्या बनेगा कि नहीं, जो हमारे पास न्यू पॉलिसी है उसका एकेडमिक परफॉर्मेंस या जीपीए पे इफेक्ट है, लेकिन कितना है ये हम फाइंड करते हैं। तो अगर आपने फाइंड कर लिया तो आप नल को रिजेक्ट कर लोगे, अदरवाइज आप नल को रिटेन रखोगे। तो हाइपोथेसिस आप देख लें, अगर आपके टॉपिक में बन सकते हैं तो आप इंक्लूड करोगे। मैंने आपको एग्जांपल दे दी। इसके बाद हमारे पास रिसर्च वेरिएबल्स होते हैं। तो रिसर्च वेरिएबल वो चीज़ें जो आप फाइंड करना चाहते हो। वही मिसाल मैं दोहराऊंगा कि आप लोगों ने अगर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस का एकेडमिक परफॉर्मेंस के साथ एसोसिएशन देखना हो तो ये आपके वेरिएबल्स हैं। जो एक एकेडमिक परफॉर्मेंस वेरिएबल हो गया, एक सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस वेरिएबल हो गया। अब सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, लेकिन आपके एकेडमिक परफॉर्मेंस का सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस पे डिपेंड हैं, सही है। तो वेरिएबल्स हमारे पास क्या होते हैं कि वो चीज़ें जो आप फाइंड करना चाहते हो, जिनके आप दरमियान आप एसोसिएशन फाइंड करना चाहते हो, सही है। कोई भी पर्सन हो सकता है, थिंग हो सकती है, कोई भी प्लेस या फिनोमेना हो सकता है। तो अगर कोई पर्सन इन्फेक्शन कंट्रोल पे कर रहा है कि इन्फेक्शन कंट्रोल की नॉलेज कितनी है नर्सिस में, तो नॉलेज आपका क्या हो गया, ये आपका इन्फेक्शन कंट्रोल नॉलेज आपका वेरिएबल हो गया कि उसका एज के साथ क्या है, उसका एक्सपीरियंस के साथ क्या एसोसिएशन है। तो वो चीज़ें जो आप रिसर्च में फाइंड करते हैं तो उनको वेरिएबल्स कहते हैं, जिसमें एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। इसके बाद बात आ जाती है रिसर्च डिज़ाइन की, जो कि आप लोगों ने मेंशन भी करना है कि आप कौन से डिज़ाइन पे रिसर्च कर रहे हो। आया आपकी स्टडी क्रॉस सेक्शनल स्टडी है,
क्वालिटेटिव स्टडी है, क्वांटिटेटिव स्टडी है, एक्सपेरिमेंटल स्टडी है, कौन सा स्टडी डिजाइन आप यूज कर रहे हो। सही है। मिसाल के तौर पे अगर मैंने प्रिवेलेंस फाइंड करना है किसी भी एरिया में, किसी भी डिजीज वगैरह का या किसी भी प्रॉब्लम का, तो उसके लिए मैं क्रॉस सेक्शनल स्टडी डिजाइन यूज करूंगा। तो मैं वहां पे क्लियर कट मेंशन करूंगा कि आई एम यूजिंग क्रॉस सेक्शनल स्टडी डिजाइन। अगर सिंपल डिस्क्रिप्शन, मैंने सिंपल डिस्क्रिप्टिव स्टडी है, सिंपल इंफॉर्मेशन लेने, तो मैं कहूंगा क्रॉस सेक्शनल डिस्क्रिप्टिव स्टडी। सही है। या अगर एक्सपेरिमेंटल है तो मैं कहूंगा कि द स्टडी डिजाइन ऑफ माय रिसर्च विल बी क्या, रिसर्च डिजाइन या स्टडी डिजाइन विल बी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन या क्रॉस सेक्शनल स्टडी। तो ये डिजाइन आपने पहले कंफर्म करना है और फिर मेंशन भी करना है। हाँ, बंदा कहते हैं जी मैंने रिसर्च करना है। सही है, रिसर्च करना है, कौन सा टॉपिक सेलेक्ट किया, टॉपिक भी बता देते हैं, कौन सी टाइप की स्टडी करना चाहते हो, क्वालिटेटिव करना चाहते हो, क्वांटिटेटिव करना चाहते हो, क्रॉस सेक्शन स्टडी करना चाहते हो, एनालिटिकल स्टडी करना चाहते हो, कोहोर्ट स्टडी करना चाहते हो, किस कंट्रोल स्टडी करना चाहते हो। तो ये किस टाइप की करनी है, इसको कहते हैं रिसर्च डिजाइन। क्योंकि हर एक टाइप का या हर एक डिजाइन का अपना प्रोसीजर है, तो फिर उसी के मुताबिक आपने फॉलो करना होता है। तो आप रिसर्च डिजाइन भी अपने रिसर्च में मेंशन करोगे। उसके बाद बात आ जाती है पॉपुलेशन की, रिसर्च पॉपुलेशन। आपका रिसर्च पॉपुलेशन कौन सा है। मिसाल के तौर पे मैं नर्सिंग स्टूडेंट्स पे रिसर्च करना चाहता हूं, तो नर्सिंग स्टूडेंट्स जितने भी हैं वो एक कॉलेज में, वो मेरा पॉपुलेशन है। अब इसमें मैं कुछ लोगों को लूंगा, वो मेरा सैंपल बनेंगे। देखो, आप पूरे के मिसाल के तौर पे मैं पेशावर में सिगरेट स्मोकिंग फाइंड करना चाहता हूं कि सिगरेट स्मोकिंग के कितने लोग हैं। अब हजारों लाखों में लोग होंगे, हर एक के पास तो मैं नहीं जा सकता ना। तो ये जितनी भी सिगरेट स्मोकिंग के लोग हैं पेशावर में, ये मेरा हो गया पॉपुलेशन। इसमें से मैं एक सैंपल ले लूँगा, 50, 100, 150 जो आगे आ रहे हैं कि सैंपल आप किस तरह लोगे, हम एक्सप्लेन करेंगे। तो क्या है कि इसको पॉपुलेशन कहते हैं। जो आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट, जो आपके लोग आपके इंटरेस्ट के हैं, वो पॉपुलेशन। फिर उसी पॉपुलेशन में आप कुछ लोग ले लेते हो जो आपका सैंपल बनाते हैं, जिससे आप डेटा लेते हो और उस डेटा को आप फिर क्या करते हो, एनालाइज करते हो। रिसर्च सैंपल मैंने आपको बता दिया कि पॉपुलेशन में कुछ ग्रुप आप लोगे, ये आपका सैंपल बनता है। अब रिसर्च सैंपल का सैंपल साइज कितने लोग आप लोगे, तो देखो खुद से नहीं ले सकते कि मैं कितने लोग लूं, मेरी मर्जी नहीं। उसके लिए सैंपल साइज उसको कहते हैं और सैंपल साइज के कैलकुलेटर हैं। रावसाफ्ट कैलकुलेटर, गूगल में सर्च करोगे रावसाफ्ट कैलकुलेटर आएगा। उसमें फिर आप क्या करोगे, उसमें आप फिर पॉपुलेशन वगैरह ऐड करके आपके पास आपका रिजल्ट आएगा। तो वो हम एक नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे कि रावसाफ्ट कैलकुलेटर के थ्रू हम सैंपल साइज किस तरह फाइंड कर सकते हैं, वहां पे आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। सैंपलिंग टेक्निक आप लोगों ने मेंशन करनी है कि आपकी सैंपलिंग टेक्निक कौन सी होगी। मतलब ये है कन्वीनियंट सैंपलिंग है, स्नोबॉल सैंपलिंग वगैरह है कि आपने सैंपल तो ले लिया कि मैंने 100 लोगों से जो डेटा लेना है। अब ये 100 लोग कौन से होंगे आपके, आया वो लोग जो आपको डायरेक्टली मिल सके, आया वो लोग के उसमें पहले नंबर से आप लोगे, दूसरे नहीं तीसरे से लोगे, अल्टरनेट लोग आपने लेने हैं। तो ये कहते हैं आपका सैंपलिंग टेक्निक। आया आपका कन्वीनियंट सैंपलिंग टेक्निक है, आपका स्नोबॉल सैंपलिंग टेक्निक है। तो वो क्या है, वो ऑलरेडी आप लोग एपिडेमियोलॉजी में पढ़ भी चुके हो, लेकिन आप लोग यूट्यूब गूगल वगैरह पे सर्च भी कर सकते हो कि सैंपलिंग टेक्निक कौन कौन से हैं। फिर हर एक टेक्निक पढ़ने के बाद आप लोग को अंदाज़ा हो जाएगा कि आपने सैंपल जो लोग लेने हैं उनसे आपने किस तरह डेटा कलेक्ट करना है। मतलब आप चले गए, जितने स्टूडेंट आपको मिले सारों से आपने डेटा कलेक्ट किया, या कुछ स्पेसिफिक स्टूडेंट से आपने डेटा कलेक्ट किया, टास्क वगैरह आपने जो है वो करके उसके थ्रू आपने किसी की सिलेक्शन की, जो रैंडम सिलेक्शन हमारे पास होती है। सही है। तो ये सैंपलिंग टेक्निक आता है। सैंपल सिलेक्शन, कौन से लोगों को आप इंक्लूड कर रहे हो,
कौन से लोगों को आप एक्सक्लूड कर रहे हो। तो ये भी सैंपल सिलेक्शन में आपने लिखना है इंक्लूजन क्राइटेरिया, एक्सक्लूजन क्राइटेरिया। ये अभी आपने रिसर्च में लिखना है कि मेरे रिसर्च में नर्सिंग स्टूडेंट इंक्लूड तो होंगे, लेकिन कौन कौन से स्टूडेंट इंक्लूड होंगे और कौन से एक्सक्लूड होंगे। मिसाल के तौर पे अगर मैं रिसर्च करना चाहता हूं किडनी पेशेंट पे, तो मैं कहूंगा कि किडनी के वो पेशेंट मेरे रिसर्च में इंक्लूड होंगे जो मुझसे बात कर सकते हो। अब एक पेशेंट किडनी का पेशेंट है लेकिन वेंटिलेटर पे है, तो वो फिर एक्सक्लूड होगा। या एक पेशेंट है किडनी का मसला उसको है लेकिन ज़हनी तवाज़ुन उसकी ख़राब है, तो उसको मैं एक्सक्लूड करूंगा। तो आपके स्टडी में हमेशा इंक्लूजन क्राइटेरिया भी होना चाहिए, एक्सक्लूजन क्राइटेरिया, कि आप कौन से लोग को इंक्लूड करोगे, कौन से को एक्सक्लूड करोगे। इसके बाद डेटा कलेक्शन की बात आ जाती है कि आप डेटा को किस तरह कलेक्ट करोगे। आया आप कोई क्वेश्चनियर वगैरह के थ्रू कलेक्ट करोगे डेटा, या सर्वे करोगे, या इंटरव्यू वगैरह आपने अरेंज किए, वो सामने वाला आपको बातें बता रहे हैं, आप नोट करते जा रहे हो, या न्यूज़पेपर वगैरह से आपने कोई डेटा लिया। सियासत पॉलिटिकल रिसर्च वगैरह अगर मैं करना चाहता हूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं न्यूज़पेपर वगैरह से भी डेटा ले सकता हूँ, या हॉस्पिटल रिकॉर्ड सिस्टम से भी मैं डेटा ले सकता हूं कि कितने मरीज आए, उनके फाइल मैं ले आया हूं, उनके कंडीशन वगैरह वहां से। तो क्वेश्चनियर का मैं आपको बता दूं कि कुछ क्वेश्चनियर गूगल पे हमारे पास फ्रीली अवेलेबल होते हैं, वहां से हम ले लेते हैं। कुछ क्वेश्चनियर रिसर्च के अंदर होते हैं, तो हमने रिसर्च के अतर को ईमेल करना होता है कि हमें आपका क्वेश्चनियर चाहिए। अगर वो हमें क्वेश्चनियर देता है तो उसको फिर हम कहते हैं एडॉप्टेड क्वेश्चनियर, कि मैंने क्वेश्चनियर एडॉप्ट किया है, उसने मुझे दिया है, सही है। या वेबसाइट से अगर मैंने लिया है तो वो वेबसाइट में मेंशन करूंगा। तो अगर आप लोगों ने क्वेश्चनियर ढूंढना है तो ये दो तरीके हैं, या किसी आर्टिकल के अतर को आप ईमेल कर दे, फिर वो आपको सेंड कर देगा, या आप फ्रीली अवेलेबल हैं तो वेबसाइट से, लेकिन फिर वो वेबसाइट आपने मेंशन करना होगा। इसके अलावा कुछ क्वेश्चनियर वो पेमेंट भी लेते हैं, तो अगर आपको ज़रूरत है, आपको बिल्कुल नहीं मिल रहा, तो आप पेमेंट के थ्रू भी ले सकते हैं अतर से। लेकिन क्वेश्चनियर में अतर की परमिशन ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो नहीं है तो फिर आप अनएथिकल एक्टिविटी कर रहे हो। अब जो डेटा आपने कलेक्ट किया क्वेश्चनियर के थ्रू, अब उसको रिजल्ट में कैसे लेकर आओगे, उसको कहते हैं एनालिसिस। आपने डेटा की एनालिसिस करनी है, जिसके लिए हम एक सॉफ्टवेयर यूज करते हैं SPSS। SPSS में चीजें इंटर करो, आपके पास एनालिसिस कर लेता है। क्वालिटेटिव स्टडी में अक्सर कंटेंट एनालिसिस भी होते हैं, थीमेटिक एनालिसिस भी होते हैं। तो आप लोगों ने मेंशन करना है कि आप डेटा की एनालिसिस के लिए कौन सा टेक्निक यूज करोगे, कौन सा सॉफ्टवेयर। मतलब आप कहोगे कि जी आई विल एनालाइज माय डेटा बाय यूजिंग SPSS, या लिख सकते हो कि मैंने डेटा को एनालाइज किया SPSS यूज करके, सही है। अब हमारे पास रिसर्च रिजल्ट या आउटकम, तो जो रिसर्च आप परफॉर्म कर रहे थे, आपने डेटा कलेक्ट किया, उसको एनालाइज किया, अब उससे आपके पास क्या रिजल्ट आया, कितने % स्टूडेंट वो जो है एंजाइटी का शिकार हैं, कितने % स्टूडेंट जो है उनका GPA इफेक्ट होता है स्ट्रेस एंड एंजाइटी से। तो रिसर्च रिजल्ट होता है, तो वो डिपेंड करते हैं आपके रिजल्ट पे कि आपने जो डेटा कलेक्ट किया था उसके एनालिसिस के बाद आपके पास क्या रिजल्ट आता है। एंड में हम कुछ लिमिटेशन लिखते हैं, रिकमेंडेशन लिखते हैं। देखो लिमिटेशन ये है कि कौन सी चीज़ें जो आप अपने रिसर्च में न कर सके। अब आप कहोगे कि ऐसा तो कोई भी नहीं लिखता, कि कोई भी अपनी लिमिटेशन नहीं लिखता। नहीं, ये अपने रिसर्च में लिखना होता है कि मैंने सैंपल शायद कम लिया, मुझे ज़्यादा लेना चाहिए था, सही है। आप कह सकते हो मैंने सैंपल एक जगह से मैंने लिया, मल्टीपल जगहों से मैंने सैंपल लेने थे, तो ये लिमिटेशन आप लिखोगे। उसके बाद रिकमेंडेशन लिखते हो कि ये मैंने स्टडी क्रॉस सेक्शन की, इस पे एक्सपेरिमेंटल स्टडी भी हो सकती है, इस पे एनालिटिकल स्टडी भी हो सकती है, इस पे कोहोर्ट स्टडी भी हो सकती है, इस पे वर्कशॉप वगैरह भी अरेंज हो सकते हैं। तो ये आप रिकमेंडेशन देते हो अपने टॉपिक से रिलेटेड। मिसाल के तौर पे आपने सिंपल क्रॉस सेक्शन स्टडी की ना, वो तो आपको प्रिवेलेंस बताता है। अब आप कहते हैं कि इस पे एनालिटिकल स्टडी फ्यूचर में हो या इस पे एक्सपेरिमेंटल स्टडी हो, तो वो आप रिकमेंडेशन में लिख लेते हो। और एंड में हमारे पास रेफरेंसेस होते हैं।
दरमियान में इंटेक्स साइटेशन हम जगह जगह पे देते हैं कि ये पार्ट यहाँ से लिया है, ये पार्ट इस आर्टिकल से। एंड में जो हमारे पास बिब्लियोग्राफी या रेफरेंस होते हैं, तो रेफरेंस के लिए आप मैनुअल भी कर सकते हो, सिस्टम में कंप्यूटर के थ्रू, लैपटॉप के थ्रू आप कर सकते हो। और मेंडले का ऐप भी यूज़ होता है, और भी हमारे पास डिफरेंट ऐप यूज़ होते हैं, लेकिन मेंडले काफ़ी ईजी ऐप है, उसके थ्रू भी हम रेफरेंसेस दे सकते हैं। स्टाइल वेनकोर स्टाइल यूज़ करते हो, एपीए स्टाइल यूज़ कर सकते हो। डिपेंड करता है आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी के क्राइटेरिया पे कि वहाँ पे कौन सा स्टाइल यूज़ होता है रेफरेंसेस के लिए। जिस तरह केएमयू में मैक्सिमम वेनकोर स्टाइल वो यूज़ करते हैं, सही है, और सरहद में एपीए स्टाइल यूज़ होता है, सही है। अब किस तरह रेफरेंसेस दोगे, मेंडले को किस तरह यूज़ करोगे, तो वो अलग टॉपिक हैं, उस पर हम अलग वीडियो मैंने बनाई है, वो आप देख सकते हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि रेफरेंसेस हम मैनुअली भी दे सकते हैं, लेकिन हम ये क्या कर सकते हैं, मेंडले ऐप के थ्रू भी दे सकते हैं, जिसमें आप विद इन सेकेंड्स जो है बहुत ज़्यादा रेफरेंसेस आप अपने आर्टिकल में या अपनी रिसर्च में दे सकते हैं। तो देखो, ये हमारे पास क्या थे, रिसर्च के स्टेप्स थे, जो मैंने आपको बताया कि इन स्टेप्स को आप लोगों ने फॉलो करना है अगर आप रिसर्च कंडक्ट करना चाहते हैं। रिसर्च से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट्स के थ्रू हमसे पूछ सकते हैं। आप अपने जूनियर को हमारे चैनल का लिंक सेंड कर दे, हमारा चैनल उनसे सब्सक्राइब कर दे, ताकि मैक्सिमम लोगों को हमारे चैनल और हमारी वीडियोस का फ़ायदा पहुंच सके। ओके, थैंक यू।